हाँ जी दोस्तों, सो वेलकम टू अ चैनल स्टोरीज बाय डी। एक ऐसा चैनल जहाँ पे आपका भाई सुनाता है आपको कुछ थ्रिलिंग स्पाइन चिलिंग हॉरर स्टोरीज। मुझे कई दिनों से लोग बोल रहे हैं, आप लोग बोल रहे हो कि भैया आप वीडियो ना स्टार्ट स्माइल के साथ करा करो। तो मेरा प्रॉमिस है आपसे कि आज के बाद सारी कहानियां, चाहे वो कितनी ही हॉरर हो, कितनी ही दर्दनाक हो, कितनी ही खतरनाक हो, वीडियो हमेशा स्टार्ट होगा आप स्माइल के साथ। और दोस्तों एक और चीज जो आप मेरे से पूछते हो मेरे बैकग्राउंड के बारे में। सो बेसिकली ये मेरा ऑफिस है। सो मेरे दो ऑफिसेज हैं, एक हल्द्वानी में है, एक पिथौरागढ़ में है, दोनों ही उत्तराखंड में है। सो दिस इज माय हाउस, दिस इज माय होम ऑफिस एंड वो मेरा वर्क ऑफिस सॉर्ट ऑफ है। सो दोनों ही बड़े खूबसूरत हैं। इससे पहले जो आपने देखा था हल्द्वानी वाला था, ये पिथौरागढ़ वाला है। सो अब आप कुछ 100K वगैरह कुछ करा देते तो फिर टूर वगैरह देता। चलो एनीवेज, अब हम शुरू करते हैं इस कहानी को। कहानी एज यूजुअल काफ़ी स्कैरी और काफ़ी खतरनाक है। ये कहानी हमें गुंजन छेत्री ने भेजी है और गुंजन अभी तो दिल्ली में रहती है, पर वैसे ये लोग शिलोंग के रहने वाले हैं। सो ये कहानी मेरे को इसलिए कुछ ज़्यादा टची लगी क्योंकि गुंजन एक आर्किटेक्ट है आपके भाई की तरह। तो वो आर्किटेक्ट वाला कनेक्शन हो गया, इसलिए ज़्यादा मेरे को कनेक्ट फील हुआ। खैर गुंजन और उसकी फैमिली पहले शिलोंग रहते थे और अभी वो 5 साल से दिल्ली शिफ्ट हो गए और गुंजन दिल्ली में ही अपनी आर्किटेक्चर प्रैक्टिस कर रही है। गुंजन एक मिडिल क्लास फैमिली से थी, तो गुंजन ने आर्किटेक्चर की पढ़ाई के लिए लोन भी लिया। सो लोन करके उसने पढ़ाई पूरी करी, उसके बाद वो आर्किटेक्ट बन गई। आर्किटेक्ट के बनने के बाद उसने कई सारे प्रोजेक्ट्स करे। फिलहाल वो बहुत सारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स लेती है और उसको ऑल ओवर इंडिया अलग अलग जगहों पे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। थोड़ा सा गुंजन की फैमिली के बारे में भी आपको बताता हूँ। सो गुंजन के जो फादर हैं वो LIC के एजेंट हैं। गुंजन की मॉम हाउसवाइफ है और गुंजन की एक छोटी बहन भी है जिसका नाम है संध्या, वो भी पढ़ रही है। सब कुछ लाइफ में एकदम परफेक्ट चल रहा होता है कि गुंजन को मिलता है एक प्रोजेक्ट उसके होम टाउन शिलोंग में। वो बहुत ही खुश हो जाती है, बट इस बात से गुंजन के फादर खुश नहीं होते। एक्चुअली काफी टाइम से ना गुंजन और उसके फादर की बातचीत नहीं हो रही होती है। दोनों एक ही घर में रह रहे थे पर फिर भी बात बिल्कुल बंद थी। और जब से उन्होंने गुंजन के शिलोंग जाने की खबर सुनी है तब से तो वो और भी ज्यादा नाराज हैं और बहुत ही ज्यादा उनका मूड खराब चल रहा है। खैर एनीहाउ गुंजन अपनी साइट सर्वे वाली टीम को लेकर शिलोंग जाती है। शिलोंग जब वो पहुंचती है तो वो अपने घर जाती है, ऑब्वियसली वहीं पे रुकती है। अब गुंजन का जो शिलोंग वाला घर था वो 2 मंजिला घर था। उसके फर्स्ट फ्लोर पे उसने किराए पे दिया हुआ था और ग्राउंड फ्लोर खाली था, तो गुंजन और उसकी टीम ग्राउंड फ्लोर पे रुकते हैं। सो फर्स्ट डे गुंजन रेस्ट करती है और नेक्स्ट डे वो अपनी साइट सर्वे के लिए निकलती है। अब जो गुंजन की साइट थी शिलोंग में, वो एक बड़ा सा मैदान था और उस बड़े से ग्राउंड के बीच में एक मंदिर था और उस मंदिर के बगल में एक घर था। वो घर में अब कोई नहीं रहता था और वो मंदिर में भी ना कोई नहीं आता था। तो इन्होंने पहले सर्वे किया और उसके बाद उसको डिमोलिश कर दिया। जब वो मंदिर डिमोलिश होने लगता है तो गुंजन के फोन में उसके फादर का कॉल आता है। गुंजन फोन काटती है। जैसे गुंजन फोन काटती है उसके फादर बार बार कॉल करने लगे। गुंजन बार बार फोन काटते है, फिर उस फोन को साइलेंट कर देती है। एक तो वो काम में बिजी होती है, दूसरा फादर से उसकी कई दिनों से बातचीत नहीं चल रही होती है, तो वो सोचती है कि यार पता नहीं क्या ही जो बोलेंगे फोन करके, तो फोन साइलेंट कर देती है। खैर सब कुछ काम वाम होकर शाम को जब वो अपने घर वापस आती है, अपना मोबाइल वो निकालती है, वो देखती है कि उसमें उसके फादर के बहुत सारे मिस कॉल होते हैं। उसके बाद वो देखती है कि उसमें उसकी मदर के भी बहुत सारे मिस कॉल्स, जो कि उसने उठाया ही नहीं क्योंकि वो तो काम कर रही थी। गुंजन इतने सारे कॉल्स देख के पैनिक में आती है, पर पहले वो अपनी माँ को कॉल करती है। जब वो अपनी माँ को कॉल करती है तो वहां से आंटी रोते रोते उसे बताती है कि गुंजन के फादर गुजर चुके हैं। शी हैड लॉस्ट अ फादर। और गुंजन शॉक में चले जाती है, उसके हाथ से फोन गिर जाता है, उसकी पूरी बॉडी फ्रीज हो जाती है। उसके दिमाग में बस एक ही चीज होती है कि यार मैंने उनका फोन नहीं उठाया, उनके आखिरी टाइम में फोन नहीं उठाया। और उसके बाद गुंजन रोती है, रोते रोते उसकी हालत खराब हो जाती है। वो इमीडिएटली फ्लाइट कराती है, दिल्ली जाती है, घर पहुंचती है। उसके बाद बहुत वहां पे रोना धोना होता है, एकदम मातम मचा हुआ होता है। सडन हुई होती है अंकल की, गुंजन को कुछ समझ भी नहीं आ रहा होता है। उसके बाद क्रियाक्रम होता है एंड देन गुंजन की मॉम एकदम टूट गई होती है। गुंजन की तो गिल्ट के मारे जान निकले जा रही होती है कि उसने लास्ट टाइम पे अपने फादर का फोन नहीं उठाया। लोगों से इनको पता चला था कि जब ये ऑफिस से इसके फादर निकलते हैं तो पता नहीं क्यों वो बड़े टेंशन में। निकलते हुए रास्ते में ही उनके 2 व्हीलर एक ट्रक से टकरा जाता है एंड ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है। जिस दिन उसके फादर का क्रियाक्रम वगैरह कराया जाता है उसी दिन रात को गुंजन के सपने में उसके फादर आते हैं। पर ये कोई साधारण सपना नहीं था, ये बहुत अजीब सपना था। गुंजन एग्जैक्ट उस ग्राउंड को देख पा रही थी जिस ग्राउंड पे उसने वो मंदिर और घर को तोड़ा था। उस ग्राउंड के बीच में उसके फादर खड़े थे और उसके फादर वहाँ खड़े तो थे पर वो अकेले नहीं थे। उनके साथ एक औरत और एक बच्ची भी थी।
वो बच्ची स्कूल ड्रेस में थी। गुंजन थोड़ा सा फोकस करती है तो देखती है कि उसके जो फादर हैं वो नॉर्मल स्टेट में नहीं है, ये उसी कंडीशन में है जो उनकी एक्सीडेंट के बाद हुई थी। कटे फटे थे, खून बह रहा था। और वो गौर से ना उस लड़की को देखने की कोशिश करती है, उस बच्ची को देखने की कोशिश करती है कि उतने में उसकी नींद खुल जाती है। जब उसकी नींद खुलती है वो देखती है वो पूरे पसीने में तरबतर है, उसकी सांस चढ़ी हुई है, वो बहुत परेशान सी घबराई सी हुई है। पर वो ये सोचती है कि यार हो सकता है कि उसके पिताजी की जो हुई उसका इतना गहरा सदमा उस पे लगा है कि उसका जो दिमाग है इट इज प्लेइंग ट्रिक्स ऑन हर। तो गुंजन उस बात को थोड़ा सा इग्नोर करती है। ऑब्वियसली यार शी हैड लॉस्ट अ फादर, तो वो बहुत सैड तो थी, बट ये सारी चीजें भी काफी स्कैरी थी। इसके बाद गुंजन को लगातार ये सपने आने लगता है। कई दिनों तक गुंजन वही ग्राउंड, वहीं पे उसके फादर, वही गंदी हालत में, खून बह रहा है, चोट लगी हुई है, साथ में वो औरत और उसकी बच्ची। पर धीरे धीरे सपने चेंज होने लगे। कभी तो वो उसको ग्राउंड में दिखते थे उसके फादर, कभी कभी उसको उसके फादर उसके रूम में खड़े दिखते थे सेम वही कटी फटी हालत में, और सेम उसके फादर के पीछे उसको वो औरत और वो बच्ची दिखती थी। गुंजन काफी डर जाती है, घबरा जाती है, पर ये बात किसी को बताती नहीं है। गुंजन बार बार अपने आप को यही समझाने की कोशिश करती है कि शायद उसकी ओवर थिंकिंग की वजह से ही हो रहा है, शायद जो मेंटल ट्रॉमा है उसको, शायद जो गिल्ट है उसको, शायद उसकी वजह से ये सब चीजों से दिख रही है। ये जो ड्रीम्स थी ये गुंजन को बहुत ज्यादा परेशान करने लगी थी। वो जो औरत थी ना जो उसके फादर के पीछे खड़ी थी, उसका चेहरा गुंजन के दिमाग में, उसकी आंखों के आगे 24 घंटे रहता था। वो बहुत परेशान हो गई थी। गुंजन काफी स्ट्रेस के मारे गुंजन का बहुत वेट लूज भी हो गया, उसके चेहरे पे दिखने लगा था, उसका चेहरा ना मुरझा सा गया था। गुंजन इतना डर गई थी कि गुंजन ने अपने कमरे में जाना छोड़ दिया था। पहले तो उसको सिर्फ रात को ही वो सपना दिखता था, उस चक्कर में उसका सोना मुश्किल हो गया। पर अब जब वो दिन में सोने लगी, दिन में भी उसको सपना दिखने लग गया। धीरे धीरे हर जगह उसको उसके फादर और वो अनजान औरत और उसकी बच्ची दिखने लगी। गुंजन अपना कमरा चेंज कर लेती है, अपने माँ के कमरे में सोने लगती है, पर वहां पे भी उसको सपने में उसके फादर और वो लेडी और बच्ची बार बार दिखने लगे। गुंजन परेशान हो जाती है, घबरा जाती है। गुंजन पे जो भी बीत रही थी गुंजन किसी से शेयर नहीं कर पाती है, कौन मानेगा उसकी बात। ऑब्वियसली गुंजन की हालत देख के गुंजन की माँ और बहन भी काफी कंसर्न थे। गुंजन की बहन उससे बोलती थी कि दीदी जो हुआ वो होनी में लिखा था, प्लीज अब मूव ऑन करो, अपनी हालत देखो आपने क्या बना ली है। गुंजन की माँ भी गुंजन के लिए बहुत परेशान थी। एक्चुअली गुंजन अब इकलौती कमाने वाली भी बची थी फैमिली, तो गुंजन की माँ उसको बार बार मोटिवेट करती थी कि बेटा घर से बाहर निकल, काम पकड़, तूने जॉब भी छोड़ दी है, हालत सुधार, जो चले गया चला गया, अब जिंदगी काटनी है हमने। पर उनको पता नहीं था ना गुंजन किस परेशानी से, किस दौर से गुजर रही है। कई दिन गुंजन घर से बाहर नहीं निकलती, पर एक दिन बहुत ज्यादा उसकी मॉम उसको मोटिवेट करती है, समझाती है कि बेटा अब तू अकेले कमाने वाली है, अभी हमारे पास थोड़ी सी सेविंग्स है, फिर हम कैसे करेंगे, तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो गुंजन ये सोचती है कि यार अपना यहीं दिल्ली में कोई काम कर लूंगी, शिलोंग वाला काम नहीं करूँ, क्योंकि पता नहीं क्या कनेक्शन है उस जगह का, वो ग्राउंड, उसके फादर, वो सब दिखना, पता नहीं कुछ तो कनेक्शन है। खैर गुंजन की मॉम ज्यादा बॉदर नहीं करती, क्योंकि उनको बस यही था कि यार घर से बाहर निकलेगी तो डिप्रेशन से बाहर चली जाएगी। अब एक दिन गुंजन को अपने पुराने ऑफिस से कॉल आता है उसके कलीग का। उसका कलीग गुंजन को बताता है कि यार वो जो प्रोजेक्ट है ना वो होल्ड पे अभी भी, और बहुत अच्छा पे करेंगे वो अगर तू कंटिन्यू कर लेगी। पर गुंजन साफ मना कर देती है कि भैया मैं शिलोंग नहीं जाऊँ। इस बीच गुंजन के सपने और ज्यादा एग्रेसिव हो गए। गुंजन को पहले तो नींद में दिखते थे ना उसके फादर और औरत और बच्ची, अब गुंजन को दिन दहाड़े खुली आंखों से वो लोग दिखने लगे थे। गुंजन अगर अपने ऑफिस में बैठी होती थी, काम कर रही होती थी, तो उसको सडनली लगता था कि सामने उसके फादर खड़े हैं, वो औरत खड़ी है, गुंजन उधर देखती है और गायब। ऐसे कभी भी गुंजन को लगता है कि वो मेरे पीछे खड़े हैं, कभी कभी गुंजन को लगता था उसके सामने ही है। गुंजन का जो होल्ड था ना सपने और रियलिटी के बीच में, वो लिटरली गायब हो गया था। गुंजन की मेंटल हेल्थ अब कॉम्प्रोमाइज होने लगी थी। ना तो गुंजन खाना खा पा रही थी, ना वो सो पाती थी, दिन भर वो घबराई रहती थी, और ये बात वो किसी को बता भी नहीं सकती थी। वो इतनी चिड़चिड़ी हो गई थी, इतनी एग्रेसिव हो गई थी कि वो अपने घर वालों से भी हर बात पे लड़ाई कर लेती थी। बस उसकी मॉम और उसकी बहन यही सोच के उसको बस छोड़ देते थे, उससे लड़ते नहीं थे कि यार शायद ये अभी तक अपने बाप की मौत से रिकवर नहीं कर पाई है, और शायद वो जो मेंटल ट्रॉमा है उसकी वजह से चिड़चिड़ी हो गई है। पर उनको आइडिया भी नहीं था कि गुंजन किस चीज से गुजर रही है। गुंजन एक दो जगह पे जॉब भी उसने ट्राई करी होती है, पर वो जॉब सक्सेसफुल नहीं होती, वो छोड़ के वापस घर आ जाती है। फिर एक दिन गुंजन के जो एक्स बॉस थे वो उसके घर आते हैं। वो सॉर्ट ऑफ फैमिली फ्रेंड भी होते हैं। वो गुंजन को बहुत प्यार से समझाते हैं कि बेटा इस ट्रॉमा से बाहर तेरे को खुद निकलना पड़ेगा, नोबडी कैन हेल्प यू। तू इस ट्रॉमा से जब तक तू स्ट्रांग नहीं होगी ना, तो इस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकलेगी। तेरे को काम भी करना है, अपनी मम्मी को भी पालना है बेटा, अपनी बहन को भी पालना है। तू बिल्कुल हिम्मत कर, तू मेरा बच्चा है, मेरा शेर बच्चा है, हिम्मत कर, दोबारा ज्वाइन कर, और ज्वाइन करने के बाद तू शिलोंग वाला प्रोजेक्ट करेगी दोबारा। देख शिलोंग वाले प्रोजेक्ट में तेरे को पैसा भी अच्छा मिलेगा, और जो तेरे अंदर ये ट्रॉमा है ना वो भी निकल जाएगा। समहाउ गुंजन इसको मना तो बहुत करना चाहती थी, पर कुछ था उसके अंदर जो अपने बॉस को मना नहीं कर पाया, और वो दोबारा से ऑफिस ज्वाइन कर लेती है। अब गुंजन के शिलोंग जाने का टाइम आता है। रात में वो पैकिंग कर रही होती है कि सडनली उसे रियलाइज होता है कि उसके पीछे जैसे कोई खड़ा है। वो एकदम से मुड़ के देखती है, वो देखती है कि वो बच्ची उसके पीछे खड़ी है, वही स्कूल की ड्रेस
में और वो हंस रही है, बस उसकी एक झलक दिखती है उसको, फिर वो गायब हो जाती है। और उसके बाद गुंजन बहुत जोर से चिल्लाती है और उसकी चीख सुन के उसकी माँ और बहन दौड़ के कमरे के अंदर आते हैं। वो एकदम शॉक में गुंजन से पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, क्यों चिल्लाई? पर गुंजन बोलती है कि पता नहीं मम्मी, शायद मैंने कोई चूहा देख लिया था। वो अपनी प्रॉब्लम अभी भी अपने घर वालों को नहीं बताती है। अब किसी तरह घबरा के गुंजन पैकिंग करती है और रात भर वो सोती नहीं, क्योंकि उसको पता था कि अगर वो सोएगी तो फिर से शायद उसको ड्रीम आएगी और वो ड्रीम के बाद अब शायद उसकी हिम्मत टूट जाएगी। सुबह उसके ऑफिस की कैब आती है, कैब उसे पिक करके एयरपोर्ट छोड़ती है। एयरपोर्ट में चेक इन वगैरह हो जाता है, शिलोंग की फ्लाइट होती है, सब कुछ नॉर्मल होता है, नॉर्मल तरीके से सारी चीजें हो रही होती हैं। वो जाके अपनी सीट पे बैठती है। गुंजन की जो सीट थी वो थी 17C। गुंजन की सीट के पीछे वाली सीट्स एकदम खाली होती हैं। जो लास्ट की सीट्स होती है वहां पे कुछ लोग बैठे होते हैं, बट गुंजन और उसके बीच में सारी सीट्स खाली होती हैं। अब इसके बाद की कहानी दोस्तों इतनी क्रेजी होने वाली है ना। सो गुंजन फ्लाइट में बैठी होती है, फ्लाइट टेक ऑफ कर जाती है। गुंजन की ना कोई मील इंक्लूडेड नहीं होती है उसके टिकट में और उसको ना हल्की हल्की भूख लग रही होती है। उसके बाद एक एयर होस्टेस उसके पास आती है जो कि पानी और एक नॉनवेज सैंडविच लेके आती है। गुंजन क्रू को मना करती है, वो बोलती है मैंने तो ये कुछ ऑर्डर किया ही नहीं है। फिर क्रू बोलती है कि ये ना आपके डैड ने ऑर्डर किया है और वो पीछे की तरफ इशारा करती है। गुंजन के हाथ पैर कांप जाते हैं। गुंजन क्रू को बोलती है कि मैम माय फादर इज नो मोर। क्रू गुंजन को लेके पीछे जाती है और वो देखती है कि जिस सीट से ऑर्डर किया गया था वहां पे कोई भी नहीं था। क्रू की तो हालत खराब होती है वो देख के, साथ में गुंजन की हालत ज्यादा खराब होती है क्योंकि गुंजन को वहां पे उसके फादर बैठे हुए दिख रहे होते हैं। गुंजन लिटरली म्यूट हो जाती है, उसको समझ भी नहीं आता है कि वो क्या रिएक्ट करे। घबराहट के मारे उसकी जान निकल रही होती है, उसके हाथ पैर लिटरली स्वेटी हो गए होते हैं, उसके पसीने छूट जाते हैं। गुंजन मन में कुछ बोलते बोलते अपनी सीट पे आती है एंड लिटरली सीट पे बैठ जाती है इन शॉक। गुंजन को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या क्या देखा है। थोड़ी देर बाद कुछ और क्रू आती है और गुंजन को पीछे गैलरी में लेके जाती है। गुंजन देखती है कि जो क्रू आई थी ना सैंडविच और पानी लेके, उसकी तबियत खराब हो चुकी है, उसको फीवर है एंड लिटरली शी वाज स्वेटिंग लाइक एनीथिंग। गुंजन बताती है कि उसकी हालत देख के गुंजन के रोंगटे खड़े हो गए। गुंजन इतना घबरा जाती है क्योंकि गुंजन को तो पता था क्या हुआ है। उसके बाद वो उसको थोड़ा कंसोल करने की कोशिश करती है पर वो क्रू लिटरली म्यूट हो चुकी होती है, वो एक शब्द नहीं बोलती। फ्लाइट लैंड होते ही उसको डिवोट किया जाता है एंड उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। गुंजन भी उसके बाद, गुंजन की भी ऑफिस की कैब आ जाती है तो वो भी अपने ऑफिस की तरफ आ जाती है एंड इसके बाद गुंजन का कॉन्टैक्ट भी छूट जाता है उस क्रू के साथ। अब कैब सीधे गुंजन को साइड पे लेके जाती है। साइड पे जब गुंजन पहुंचती है तो वहां पे वो देखती है काम ऑलरेडी चालू हो चुका था। वो वहां पे वेट कर रही होती है ठेकेदार के आने का कि पीछे से ना बहुत ज्यादा लोगों के चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। गुंजन वहां पे भाग के जाती है, वो देखती है कि उस साइड का एक लेबर फर्स्ट वाले लिंटर से नीचे गिर गया होता है। गुंजन चेक करती है तो लेबर को बहुत चोट लगी होती है। ठीक उसी टाइम उस साइड का जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है वो भी पहुंच जाता है। कॉन्ट्रैक्टर भी उस लेबर की हालत देख के बड़ा पैनिक कर जाता है तो वो गुंजन को हेलो बाय करता है, बोलता है मैडम मैं इसको जो है अभी हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, तो ऐसा करेंगे कल आप आइएगा, कल काम करेंगे शुरू, अभी मैं इसको हॉस्पिटल ले जाता हूँ और आप भी आज रेस्ट कर लो। और वो लेके लेबर को चला जाता है। अब गुंजन अपनी एक फ्रेंड को कॉल करती है। उसकी एक फ्रेंड होती है शिलोंग में, वो टीचिंग लाइन में होती है। एक्चुअली जो ऑफिस की कैब होती है उसका जो ड्राइवर होता है उसने गुंजन को बोला होता है कि मैडम मेरे ना आज वाइफ की डिलीवरी है तो आज शाम को मैं नहीं आ पाऊंगा, तो आप प्लीज अरेंज कर लेना। तो गुंजन अपनी फ्रेंड को कॉल करती है, वो उसको लेने के लिए आती है। अब गुंजन की जो फ्रेंड है वो गुंजन को बोलती है कि तुम ना साइड के बाहर ही बस स्टैंड है, तुम वहां पे खड़ी हो जाओ, मैं बस अपने ऑफिस से निकल ही रही हूँ तो मैं पिक कर लेती हूँ। अब गुंजन वहाँ बस स्टैंड पे खड़ी तो हो जाती है पर एक तो शाम हो गई है, हल्का हल्का अंधेरा होने लग रहा हो और गुंजन वहाँ पे बिल्कुल अकेली होती है। ये जो साइट है ये सिटी के आउटस्कर्ट्स में, तो वहाँ वैसे ही आबादी कम है। गुंजन अकेले शाम को वहाँ पे बस स्टैंड पे खड़ी रहती है। अंदर ही अंदर थोड़ी सी एंग्शियस होती है गुंजन, तो वो अपना फोन निकाल लेती है और फोन में थोड़े रील वगैरह देखने लगती है और अपने दोस्त का वेट कर रही होती है। वो रील वगैरह देख ही रही होती है कि उसको अपने बगल से ना एक औरत के रोने की आवाज आती है। वो मुड़ के देखती है तो वो देखती है कि जो बस स्टैंड है उसके एंड पे कोने पे एक औरत बैठ के रो रही है। गुंजन जब उस औरत को रोते हुए देखती है तो गुंजन के मन में ख्याल आता है कि यार इससे पूछो तो सही कि इसको क्या तकलीफ है। पर वो एक कदम उस औरत की तरफ बढ़ाती है कि सडनली उसकी दोस्त दिव्या वहां पे पहुंच जाती है और जैसे ही वो वहां पे पहुंचती है ना, गुंजन अपनी दोस्त को देखती है और वापस फिर जब वो उस औरत की तरफ देखती है वो देखती है वहां पे कोई नहीं था और गुंजन लिटरली शॉक्ड हो जाती है, वो बहुत परेशान हो जाती है। गुंजन पूरे रास्ते भर अपनी दोस्त से एक शब्द भी बोल नहीं पाती है, समझ ही नहीं आ रहा था उसको क्या हो रहा है। खैर गुंजन को गवर्नमेंट ने एक स्टे दिया होता है तो गुंजन वहां पे पहुंच जाती है। जैसे कि मैंने बताया था गुंजन का घर भी था वहां पे, पर अपने फादर की यादें और ये सारी चीजें जो हो रही है पता नहीं क्यों वो घबराहट के मारे अपने घर नहीं जाती। अब गुंजन का जो स्टे होता है गवर्नमेंट वाला वो एक घर टाइप का ही होता है। गुंजन जब वहां पे पहुंचती है तो वहां पे ऑलरेडी एक लड़की रह रही होती है, वो गुंजन के ऑफिस से होती है पर उसका डिपार्टमेंट अलग होता है। गुंजन जब वहां पे पहुंचती है तो वो
वो जो लड़की होती है ना गुंजन को बड़ा कोल्ड शोल्डर देती है, मतलब बड़ा ही इग्नोर सा करती है, भाव ही नहीं करती। गुंजन उसको हेलो हाई करती है तो वो गुंजन का जवाब ही नहीं देती, वो अपने खाने की प्लेट उठाती है और उठ के अपने रूम में चले जाती है। गुंजन को बहुत ही वियर्ड लगता है, पर गुंजन ज्यादा सोचती नहीं है इस बारे में। थक भी तो गई होती है, वो फ्लाइट वाला इंसिडेंट और फिर वो औरत वाला, मेंटली बड़ी एग्जॉस्ट भी हुई होती है। खैर अच्छी बात ये थी, गुंजन जब अपने रूम में जाती है तो वो रूम बड़ा सुंदर होता है, वहां से व्यू वॉज एक्सेप्शनल, तो गुंजन काफी खुश हो जाती है। बट वो इतना थक गई होती है, मेंटली इतना एग्जॉस्ट हो गई होती है कि वो राइट अवे सोने चले जाती है। अब मैं थोड़ा सा उस घर के बारे में आपको बताता हूँ। वो जो घर होता है ना, उसका जो लिविंग रूम होता है वो डबल हाइट होता है। फोटो में देख के आपको आइडिया आ जाएगा कैसे। अब नीचे वाले फ्लोर पे गुंजन रह रही है, ऊपर वाले फ्लोर पे वो लड़की रह रही है। उस लड़की का नाम संध्या होता है। अब गुंजन जब सो रही होती है तो कुछ आवाजों से ना उसकी नींद खुलती है। उसकी जब आंख खुलती है तो उसको रियलाइज होता है कि जो ऊपर वाला फ्लोर है जहाँ पे संध्या रह रही है, वहां से आवाज आ रही है, और वो आवाज ऐसी आ रही है जैसे कोई दीवार पे जोर जोर से मार रहा हो। अब गुंजन बाहर आती है, वो लाइट वगैरह जलाती है और वो धीरे धीरे ऊपर की मंजिल की तरफ जाने लगती है। वो जैसे जैसे धीरे धीरे मंजिल की तरफ जाने लगती है, उसको आवाज और तेज आने लगती है। गुंजन बहुत ही हिम्मत करके पहुंचती है और संध्या के डोर पे नॉक करती है, और वो जैसे डोर पे नॉक करती है एकदम से लाइट चली जाती है। लाइट जाती ही अंधेरा हो जाता है, और साथ ही में जो आवाज आ रही होती है दीवारों को पीटने वाली, वो आवाज भी बंद हो जाती है। अब वो जो घर होता है ना, वहाँ पे इन्वर्टर नहीं होता, तो लाइट चली गई होती है तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। गुंजन अपने फोन की लाइट ऑन करती है और वो धीरे धीरे ऊपर से नीचे उतरने लगती है अपने रूम की तरफ। ऊपर से नीचे उतरते उतरते वो लिविंग रूम में देखती है, और वहाँ पे वो देखती है कि वहाँ पे उसके फादर बैठे हुए हैं, उसी औरत उसी बच्ची के साथ, उसी हालत में। गुंजन घबरा जाती है, गुंजन भाग के जाती है और रूम का दरवाजा बंद कर लेती है, और फिर अपने आप को बोलती है कि गुंजन नहीं, गुंजन कि तेरा दिमाग खराब हो चुका है, योर माइंड इज प्लेइंग ट्रिक्स विद यू, ये नहीं हो सकता है, कम ऑन। गुंजन बस वहीं पे फर्श में बैठ जाती है और बस एक एक मिनट करके पूरी रात काटती है। जैसे तैसे मॉर्निंग में गुंजन अपने आप को संभालती है और फिर रेडी होती है। रेडी होकर जब वो बाहर आती है तो वो देखती है कि हाउस हेल्प जो होती है वहाँ पे, उन्होंने ब्रेकफास्ट टेबल पे लगाया होता है। गुंजन टेबल पे बैठ के ब्रेकफास्ट कर रही होती है कि सामने से संध्या चल के आती है। गुंजन देखती है कि संध्या के फोरहेड पे बीचों बीच एक कट लगा हुआ है, और उस कट पे एकदम फ्रेश ब्लड क्लॉट हुआ है। आउट ऑफ कंसर्न गुंजन उससे पूछती है कि संध्या आर यू ओके? उसका संध्या रूडली रिप्लाई करती है, यू शुड फकिंग माइंड योर ओन बिजनेस ओके। ये बोल के सीधे काम पे निकल जाती है। तो वहाँ पे जो हाउस हेल्प है वो आती है, गुंजन को थोड़ा कंसोल करती है कि दीदी ये ना ऐसी है, ये ज्यादा बात भी नहीं करती है। अब गुंजन भी ब्रेकफास्ट करके निकल जाती है, और पूरा दिन गुंजन का काफी प्रोडक्टिव जाता है। गुंजन का माइंड भी काफी लाइट फील हो रहा होता है। शाम को गुंजन वापस घर आती है तो संध्या भी सेम टाइम पे घर पहुंचती। दोनों साथ में ही डिनर करते हैं, पर पूरे टाइम संध्या गुंजन से कोई बात नहीं करती। इसके बाद गुंजन खा पी के अपने रूम में आ जाती है। रूम पे आके वो वीडियो कॉल करती है अपनी सिस्टर और अपनी मदर को, और फिर वो संध्या के बारे में भी उनको बताती है। गुंजन की बहन और उसकी माँ ना खूब मजाक भी बनाते हैं संध्या का, और उसके बाद फिर गुंजन सोने चले जाती है। अब गुंजन सोने ही जा रही होती है कि फिर से उसको ऊपर वाले फ्लोर से वो आवाज आने लगती है। गुंजन अपना फोन उठाती है और बाहर जाती है, फिर लाइट्स ऑन करती है और धीरे धीरे ऊपर वाले फ्लोर की तरफ जाने लगती है। वो आवाज तेज होते जाती है। गुंजन संध्या के दरवाजे के सामने खड़ी होती है, और इस बार नॉक करने की जगह पता नहीं क्यों वो दरवाजा खोल ही देती है, और वो देखती है कि संध्या दीवार पे अपना सर मार रही होती है जोर से। वो दौड़ के जाती है और संध्या को पकड़ती है, और जैसे ही संध्या को पकड़ती है संध्या वहां पे बेहोश हो जाती है। गुंजन घबरा जाती है, वो अपनी दोस्त दिव्या को कॉल करके बुलाती है। दिव्या डॉक्टर को लेके आती है। डॉक्टर जब संध्या को देखते हैं तो डॉक्टर एक ही बात बोल पाते हैं कि संध्या स्लीप वॉक करती है, और स्लीप वॉक के दौरान अलग अलग एक्सपीरियंसेस लोगों को होते हैं, और ये उनमें से एक एक्सपीरियंस था। वो दवाई वगैरह देते हैं संध्या के लिए, और फिर पूरी रात गुंजन और दिव्या संध्या के साथ ही बैठे रहते हैं, उसका ख्याल रखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब संध्या उठती है तो वो इन दोनों को देख के काफी रोती है, बहुत इमोशनल हो जाती है, और उसके बाद उसका नेचर ना इनके लिए कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। वो बहुत ही पोलाइट हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग ये तीनों बैठ के ब्रेकफास्ट साथ में करते हैं, एंड उसके बाद फिर ये अपने अपने ऑफिस निकल जाते हैं। अब पूरा दिन ये लोग काम करते हैं। उसके बाद गुंजन घर वापस आती है और वो दिव्या को भी साथ कर लाती है। तीनों साथ में बैठ के डिनर करते हैं, खूब सारी बातें करते हैं। पहली बार संध्या ओपन अप होती है। संध्या इनको बताती है कि जब से गुंजन इस घर में आई है तब से उसको अपने रूम में ना किसी के होने का एहसास होता है। बहुत हैवीनेस सी फील होने लगती है, दम घुटने लगता है। जब ये बात गुंजन सुनती है तो पहली बार लाइफ में वो अपनी वाली जो इंसिडेंट्स होते हैं, वो सपने, वो उसके फादर, वो औरत, वो बच्ची, उसके बारे में वो दिव्या और संध्या को बताती है। गुंजन एक एक चीज बताती है कि कैसे उस ग्राउंड के बीच में उसको अपने फादर, वो औरत, वो बच्ची दिखते हैं, फिर वो फ्लाइट वाला किस्सा, एंड देन ऐसे बहुत सारे किस्से। दिव्या सुन के बहुत घबरा जाती है, एकदम नम हो जाती है। पर दिव्या गुंजन को बताती है कि उसका एक फ्रेंड है जो कि मीडिया में, वो अक्सर पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स को कवर करता है, और उसकी बॉडी में एक सेंस है। वो इन सब चीजों के अराउंड जब होता है तो वो सेंस कर लेता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है या कोई और आत्मा वगैरह है।
अब ऑब्वियसली गुंजन बहुत घबराई हुई होती है, तो पहले वो मना कर देती है, पर जब संध्या और दिव्या इंसिस्ट करते हैं उसको, तो इवेंचुअली वो मान जाती है और बोलती है कि बुला लो उसे। नेक्स्ट डे ये तीनों अपने अपने काम से हाफ डे लेते हैं और एक घर वापस आते हैं, और वो जो दोस्त होता है पैरानॉर्मल एक्टिविटी वाला, उसका नाम प्रिंस होता है, उनको भी ये बुलाते हैं। अब जैसे प्रिंस घर के अंदर आते हैं, घर के अंदर आते ही उनको ना बहुत ही नेगेटिविटी और काफी ठंडक महसूस होती है। वो घर के अंदर एंटर होते हैं, सामने गुंजन खड़ी होती है, वो गुंजन को हेलो कर रहे होते हैं। हेलो करते करते गुंजन के ठीक पीछे उन्हें 3 एंटिटीज दिख जाती हैं। वो कुछ नहीं बोलते, बस ऑब्जर्व करते हैं। इसके बाद वो बोलते हैं कि उनको संध्या का रूम देखना है। अब जैसे ही वो संध्या के रूम में पहुंचते हैं, वो संध्या से ऐसा सवाल पूछते हैं ना कि संध्या लिटरली हैरान हो जाती है। वो संध्या से पूछते हैं, तुम रात में चलती हो क्या? और लिटरली संध्या एकदम सरप्राइज होके हाँ में सर हिलाती है। इसके बाद वो गुंजन से बोलते हैं कि मेरे को अपने रूम में ले जाओ। अब जब वो गुंजन अपने रूम में लेके जाती है, गुंजन दरवाजा खोलती है, अंदर चले जाती है, पर प्रिंस जो होते हैं वो अंदर नहीं जाते, वो बाहर ही खड़े रहते हैं और थोड़ी देर में वो वापस लिविंग रूम में जाकर बैठ जाते। इसके बाद वो पानी मांगते पीने के लिए। पानी पीते पीते वो बस गुंजन को देख रहे होते हैं, इनफैक्ट नॉट इवन गुंजन, वो गुंजन के पीछे किसी चीज को घूर रहे होते हैं। इसके बाद वो कुछ नहीं बोलते, वो उठते हैं और चले जाते हैं और बोलते हैं कि कल सुबह तुम्हें मैं कॉल करूंगा। अब रात में गुंजन और संध्या एक ही रूम में सोने जाते हैं। इनके साथ वही सब होता है जो गुंजन के साथ इतने टाइम से हो रहा हो। गुंजन को लड़की कॉन्स्टेंटली दिख रही होती है रूम में, वो बहुत घबराई हुई होती है, बस वो संध्या से बात कर रही होती है, भगवान का नाम ले रही होती है और किसी तरह से प्रे कर रही होती है कि ये रात कट जाए। उनको प्रिंस ने कहा होता है स्पेसिफिकली कि देखो डरना नहीं है, पैनिक नहीं करना है, क्योंकि तुम जितना डरोगे ना ये एंटिटीज तुम पे और ज्यादा हावी हो जाएंगी, तुम्हें डरना नहीं। और बस किसी करते करते रात काट लेते हैं। अब नेक्स्ट डे प्रिंस आते हैं घर वापस और साथ में पंडित जी को भी लेके आते। पंडित जी जब आते हैं वो फिर से गुंजन को घूरने लगे। इनफैक्ट वो भी गुंजन को नहीं, गुंजन के पीछे किसी को घूर रहे हो। गुंजन जब उनसे पूछती है कि पंडित जी क्या देख रहे हैं आप, तो पंडित जी बोलते हैं अरे नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। इसके बाद वो गुंजन के कमरे के बाहर जाते हैं, एक पोटली से नमक निकाल और नमक की एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। वो जब लाइन ड्रॉ करते हैं तो कुछ मंत्र भी साथ में बोल रहे होते हैं। इसके बाद वो संध्या के कमरे के आगे भी वो नमक की लाइन बनाते हैं और जो मेन डोर होता है उसके आगे भी लाइन बनाते हैं। ये सब चीजें देख के उनकी जो काम वाली दीदी होती है वो एकदम घबरा जाती है, वो डर जाती है। अब इसके बाद गुंजन, संध्या, दिव्या, प्रिंस और वो पंडित लिविंग रूम में बैठ जाते, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो। पंडित जी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, ऐसा लग रहा होता है मानो उनकी सांसों के थ्रू वो कोई मंत्र जाप कर रहे हैं। वो ध्यान लगाते हैं और करीबन आधे घंटे तक कोई कुछ नहीं बोलता। आधे घंटे बाद पंडित जी अपनी आंखें खोलते हैं और गुंजन को बोलते हैं कि बेटा इस घर में तुम लोगों के अलावा 3 लोग और हैं। उन 3 में से एक आदमी है और 2 लड़कियां हैं। वो जो आदमी है वो तुम्हारे पिताजी हैं और वो जो 2 लड़कियां हैं वो बहुत परेशान हैं, उन्हें मुक्ति चाहिए। अब इनका तुम्हारे पिता से क्या रिश्ता है ये तो पता करना पड़ेगा, पर कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है। ये सब बोल के प्रिंस और पंडित जी चले जाते हैं और गुंजन को एक सवालों के तालाब के बीच में छोड़ देते हैं। गुंजन का सर फटने का हो रहा होता है कि उसको घर से कॉल आता है। घर से कॉल उसकी बहन का होता है और वो बहुत घबराई हुई होती है। वो गुंजन को बोलती है कि दीदी मम्मी की तबीयत बहुत खराब हो रही है, आप आ जाओ ना प्लीज, जल्दी आ जाओ। गुंजन बेचारी एकदम से घबरा जाती, उसको सारी बातें याद आती है, कैसे अपने फादर का लास्ट टाइम उसने फोन नहीं उठाया था। उस पैनिक में वो फटाफट से फ्लाइट करती है, एयरपोर्ट जाती है और फिर दिल्ली चले जाती है। जैसे गुंजन घर पहुंचती है तो गुंजन की बहन को ना एकदम से बहुत ज्यादा ठंड लगने लगती है। गुंजन अपनी माँ को चेक करने जाती है तो उसकी माँ को बहुत तेज फीवर आ रहा होता है। वो चेक करती है तो फीवर 103 डिग्री होता है। वो उनको पैरासीटामोल वगैरह देती है पर वो फीवर उतरने का नाम ही नहीं लेता। जैसे जैसे रात चढ़ते जाती है वो फीवर बढ़ता जाता है और फीवर बढ़ते बढ़ते इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि लेजिट उनके दिमाग के अंदर घुस रहा होता है। उसके बाद वो उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है मजबूरी में और वहां पे उन्हें एडमिट किया जाता है। हॉस्पिटल में जाते ही इमरजेंसी मेडिसिन उसकी मॉम को दी जाती है। उसकी मॉम की हालत थोड़ी स्टेबल हो जाती है, बुखार हल्का हल्का उतरने लगता है। रात को पर हॉस्पिटल के रूम में गुंजन जब अपनी माँ के साथ बैठी होती है तो उसको वो औरत दिखाई देने लगती है। अब गुंजन घबरा तो रही होती है पर गुंजन ये डिसाइड कर ली थी कि अब तो उसको जानना है कि ये औरत असल में है कौन और इसका क्या रिलेशन है मेरे पापा के साथ कि ये साथ में दिख रहे हैं। खैर 2-3 दिन कटते हैं और 2-3 दिन बाद डिस्चार्ज मिल जाता है इसकी माँ को और वो घर चले जाते हैं। घर पे 3-4 दिन बिताने के बाद वो फिर से शिलोंग चले जाती है क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चालू होता है तो वहाँ पे गुंजन की लगातार जरूरत पड़ रही होती है। गुंजन जब वहाँ पे जाती है, घर पे जाती है, वहाँ पे संध्या मिलती है। वो इस बार संध्या से पूछती है कि मेरे पीछे से कैसा रहा, तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं हुई। तो संध्या उसे बताती है कि भाई वो तो परफेक्टली सोई, उसको इतनी बढ़िया नींद आई, ना उसने स्लीप वॉक किया, ना उसको किसी की प्रेजेंस फील हुई, एवरीथिंग वाज जस्ट लाइक नॉर्मल। तो गुंजन को ये समझ में आ जाता है कि जो भी चीज है ये कहीं ना कहीं गुंजन से ही कनेक्टेड है। गुंजन बस अपने मन में सोचती है और उसको काफी गिल्ट होता है कि उसकी वजह से कितने सारे लोग सफर करने लग रहे हैं। खैर इसके बाद वो संध्या को और ऑब्वियसली दिव्या को सब कुछ बताती है। इसके बाद प्रिंस को कॉल करते हैं वो लोग। फिर प्रिंस, संध्या और दिव्या और गुंजन उस साइट पे जाते हैं और वहाँ पे इंक्वायर करने लगते हैं।
जब गुंजन को सपने आने शुरू हुए थे ना, तो यही लैंड पे वो सब दिखता था और सबसे ज्यादा सपने भी इस लैंड के आते थे। तो वो सोचती है यार इस लैंड का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर होगा। अब वो आस पास में पूछताछ करने लगते हैं। पूछताछ पे लोग बताते हैं कि ये जो घर था जो टूट गया, यहाँ पे एक औरत और उसकी बेटी रहते थे। उनका पति कहीं बाहर काम करता था, वो काफी दिनों बाद कभी कभी आया करता था। अब हमें पता तो नहीं कौन है, बट ऐसा ही कुछ था। और अब तो 5-6 साल हो गए ये घर उन्होंने किसी को बेच दिया था। उसके बाद ना तो वो आदमी कभी दिखा, ना वो बच्चे, और ना उसकी माँ कभी दिखी। अब उन्होंने जिसको घर बेचा था ना, वो भी इस घर में नहीं रह पाए। असल में वो जो रहते थे उनके 2 बच्चे थे, ट्विंस। वो भी घर वापस आते हुए रोड एक्सीडेंट हो गया था, तो दोनों की मौत हो गई थी। बस इसके बाद घर में उनको अजीब लगता था, उनको बहुत कुछ होता भी था उनके साथ। और फिर वो यहाँ से चले गए और ये जो बिल्डिंग है गवर्नमेंट को दे गए। इसके बाद फिर गवर्नमेंट के लोग आते थे, रहते थे, और अब तो बड़ा बिल्डिंग बन रहा है यहाँ पे गवर्नमेंट का। अब ये सुन के गुंजन उन लोगों के नंबर्स निकलवाती है जिन्होंने ये घर गवर्नमेंट को लीज आउट किया। डिटेल्स निकलवा के वहां से उनको नंबर मिल जाता है और गुंजन उनको कॉन्टैक्ट करती है। और डिटेल्स में पता लगा कि वो शिलोंग में ही रहते थे, हस्बैंड एंड वाइफ। उसके बाद गुंजन जाती है और उनसे मिलती है। गुंजन जब उनसे मिलती है वो देखती है कि एक तो इनकी जो एनर्जी है ना बड़ी लो, बड़ी डिप्रेसिव सी है। मतलब चेहरे पे दिख रहा है कि पता नहीं कितनी सदियों की सैडनेस लेके लोग घूम रहे हैं। फिर धीरे धीरे गुंजन उनसे पूछने लगती है उस घर के बारे में। अब ये जो अंकल थे, हस्बैंड जो थे, ये बताते हैं कि इन्होंने घर खरीदा था इससे पहले जो वहाँ पे कपल रहते थे उनके हस्बैंड से। तो उन्होंने डील वील उसी के साथ करी थी और फिर उनको जब पैसे दिए थे तो इनको सुनने में आया था कि भैया जब इन्होंने पैसे दिए तो वो आदमी पैसे वैसे घर पे दिए बिना वो घर से भाग गया छोड़ छाड़ के। अब ये अंकल बताते हैं कि हम उस घर में शिफ्ट हो गए थे, पर वो जो बीवी बच्चे थे वो घर के बाहर ही बैठे रहते थे, रोते रहते थे। जब इन्होंने उनसे पूछा तो पता लगा कि भैया वो तो इनका पति था ही नहीं, वो तो इनका कोई लवर था और वो इनको झूठे वादे, झूठा दिलासा दे दुआ के सब कुछ लेके लटी पटी लेके भाग गया था। फिर इन दोनों ने, हस्बैंड वाइफ ने, उस लेडी को, उस बच्ची को बोला यार आप लोग पुलिस में जाइए, कंप्लेन वगैरह कराइए। पर वो इतनी अशेम्ड थी, वो उनको ये था कि यार समाज क्या बोलेगा सोच के वो बेचारी कंप्लेन कभी करा नहीं पाई। उन्होंने कहा कि भैया अब जो भी होगा बस भगवान के ऊपर है, हमने सब उस पर छोड़ दिया। अब इन लोगों को बहुत दया आई उस लेडी पे, बच्चे पे, और इनके घर में ऑब्वियसली जगह नहीं थी तो उन्होंने सर्वेंट रूम वाला जो एरिया था वो इनको दे दिया था रहने के लिए। अब ये दोनों हस्बैंड वाइफ उनका ख्याल रख लेते थे, उनको खाना वगैरह दे देते थे, दुआ सलाम कर लेते थे। एक दिन ऐसे ही इनकी वाइफ ने उसकी बेटी को स्कूल से आते हुए देखा और उसके बाद जब वो खाना देने के लिए उसके रूम पे गई तो देखा रूम बंद है। रूम पहले उसने नॉक किया तो रूम नहीं खोला किसी ने। उसके बाद काफी देर तक नॉक करने का जब अंदर से बिल्कुल आवाज नहीं आई तो इन्होंने अपने हस्बैंड को बुलाया। हस्बैंड आते हैं और देखते हैं कि रूम अंदर से लॉक्ड है। वो नॉक करते हैं, ठोकते हैं, पीटते हैं, अंदर से कोई आवाज नहीं आती। वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं और जब तक पुलिस आती है ये दरवाजा तोड़ चुके थे। ये देखते हैं कि अंदर जमीन पे एक साइड वो बच्ची पड़ी हुई है और एक साइड वो औरत, दोनों के मुंह से झाग निकल रहा है। और ये देख के साफ पता लग रहा था कि इन दोनों ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने पोस्टमार्टम किया तो पता लगा इन्होंने जहर खाया है और इसके बाद इनका अंतिम संस्कार भी पुलिस ने करा। इसके बाद इस घर ने एक नया मोड़ लिया। वो बताते हैं कि अंतिम संस्कार होने के बाद इनकी वाइफ को वो औरत दिखने लगती है लगातार और इनके बच्चों को वो बच्ची दिखने लगती है। बच्चों और माँ को वो औरत और वो बच्ची दिखने के एक हफ्ते के अंदर वो बताते हैं कि इन्होंने अपने दोनों बच्चे एक रोड एक्सीडेंट में खो दिए। इन सब चीजों के बाद वो दोनों हस्बैंड वाइफ एक नई जगह पे चले जाते हैं। ये कहानी सुन के गुंजन के रोंगटे खड़े हो जाते, पर गुंजन की इंक्वायरी खत्म नहीं हुई थी। गुंजन ये जानना चाहती थी कि वो आदमी कौन था। गुंजन उनसे उस आदमी का नाम पूछती है तो बताते हैं कि उस आदमी का नाम रवि था। गुंजन बोलती है कि आपके पास कोई फोटो होगी क्या उनकी? तो वो लोग बड़ा दिमाग लगाते हैं, सोचते हैं, पर उनके पास कोई फोटो थी नहीं। फिर सडनली उनको याद आता है कि हाँ, यहाँ ना पास में ही एक फोटो स्टूडियो है और जिस दिन ये मिले थे ना हमें, तो ये तीनों वहाँ फोटो खिंचवाने आए थे। अब वहां जाके पता करो बेटा, क्या पता वहां फोटो उनकी। गुंजन अंकल आंटी से कुछ कुछ चीजें और पूछ रही होती है कि सडनली आंटी को याद आता है कि हाँ, प्रॉपर्टी के कागजों में उस औरत की फोटो थी। उनकी वाइफ को पेपर्स मिल जाते हैं, वो पेपर्स लेके आती है और जैसे ही गुंजन को फोटो दिखती है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये वही औरत होती है जो गुंजन को लगातार दिख रही होती है, उसके सपनों में, उसकी नींद में, दिन दहाड़े। प्रिंस भी बात कंफर्म करते हैं कि ये वही लेडी है जो तुम्हें दिखती है और ये अभी भी तुम्हारे पीछे खड़ी है। ये सारी बातें सुन के वो जो अंकल आंटी होते हैं वो घबरा जाते और वो उनको जाने के लिए। खैर गुंजन, प्रिंस, दिव्या, ये सारे लोग निकलते हैं वहां से और फोटो स्टूडियो पहुंचते। फोटो स्टूडियो ज्यादा दूर नहीं होता है, वहां से 10 मिनट लगते हैं। वो जब फोटो स्टूडियो पहुंचते हैं तो वहां पे बुढ़े से अंकल बैठे होते हैं। गुंजन उन अंकल को अपने बारे में बताती है, वो उस औरत की फोटो दिखाती है और वो पूछती है कि अंकल इनकी ये फोटो होगी क्या, फैमिली फोटो? ये बहुत साल पहले आपके पास आए थे। प्रिंस भी बताता है उनको, बुढ़े अंकल को, कि यार देखो ऐसा है, मैं जो एक मीडिया से हूँ और हम एक बहुत जबरदस्त केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इसमें आपकी हेल्प की हमें जरूरत है, तो प्लीज
दिमाग लगाइए, क्या आपने कभी इन्हें कहीं देखा है? क्या इनकी फोटो आपके पास होगी? अंकल पहले तो कंफ्यूज होते हैं, फिर एकदम से उन्हें याद आता है कि हाँ, अरे ये तो बहुत प्यारे लोग थे, अब तो बहुत समय हो गया बेटा, ये लोग आए नहीं। आखिरी बार ये जब आए थे इन्होंने फोटो खिंचवाई थी, एल्बम भी बनाई थी, पर ये लोग फिर उसके बाद आए ही नहीं लेने। और बस इसके बाद अंकल उठ के जाते हैं और काफी देर बाद अंदर से ना ऐसे आवाजें आने लगती हैं कि कुछ वो ढूंढ रहे हैं, और बहुत देर बाद वो एक एल्बम लेके आते हैं। एल्बम गुंजन के सामने रख दी जाती है और जैसे उसका पहला पेज खुलता है, गुंजन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये तो गुंजन के फादर हैं, गुंजन के पापा। दिव्या भी बचपन से गुंजन की दोस्त है, वो गुंजन की पूरी फैमिली को जानती है, गुंजन के फादर को जानती थी। दिव्या तक की हालत खराब हो जाती है देख के। गुंजन रोने लगती है और फिर रो रो के उनको बताती है कि उसको कहीं ना कहीं से हिंट था कि उसके फादर का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, इस वजह से वो अपने फादर की ना इज्जत नहीं कर पाती थी, और यही रीजन था कि धीरे धीरे उनके बीच में दूरियां बहुत बढ़ गई, वो आपस में बात तक नहीं करते थे। और गुंजन बताती है कि उसको एक और प्रॉब्लम थी, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इसके फादर ने बस अपनी जॉब का बहाना बनाया और एक झटके में इनको शिलांग से दिल्ली पहुंचा दिया, सब कुछ चेंज कर दिया इनका। और अब जब उसको पता लग रहा है कि यार इस आदमी ने तो यहाँ पे इतना बड़ा फ्रॉड करके बस यहाँ से गायब हो गए, वो इनकी नजरों से गायब हो गए, हमें ले गए दिल्ली, ये सारी चीजें जब वो रिकॉल कर रही होती है उसको यकीन नहीं होता है वो आदमी और कोई नहीं, उसके फादर थे जिन्होंने उस औरत और उस बच्चे को धोखा दिया था। गुंजन बताती है कि भैया किस्मत का खेल देखो, मुझे वही प्रोजेक्ट मिला, वही घर मिला जिस घर में ये सब चीजें हुई थी, जिस घर से सारी चीजें कनेक्टेड थी। इसके बाद प्रिंस गुंजन को पंडित जी के पास लेके जाते हैं। पंडित जी बताते हैं कि अच्छी बात है तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिल गए, पर उस सवालों के जवाब अभी कोई चीज सॉल्व नहीं करेंगे, उसी धरती पे हमें यज्ञ करेंगे, एक हवन करेंगे उन आत्माओं की शांति के लिए। इसके बाद गुंजन अपनी मॉम और अपनी सिस्टर को बुलाती है। जैसे पंडित जी बताते हैं वैसे ही वो हवन कराया जाता है और उस हवन में इसकी मॉम और सिस्टर भी इन्वॉल्व होते हैं। चिलचिलाती धूप में वो हवन शुरू किया जाता है। 4 घंटे वो हवन चलता है, पर 1 मिनट के लिए भी उस हवन में कोई पॉज नहीं लिया जाता। हवन जब कंप्लीट हो जाता है तो उसकी राख को एक कलश में भरा जाता है और पंडित जी बताते हैं गुंजन को एक जगह जहाँ पे उसने वो विसर्जन करना हो। गुंजन उस एग्जैक्ट जगह पे प्रिंस जी के साथ जाती है और वहां पे उसको विसर्जित करती है। विसर्जित करने के बाद जब वो घर आती उसको एक हल्कापन महसूस होने लगा और वो नोटिस करती है कि वो उसको वो औरत और वो बच्ची दिखनी बंद हो जाती है। प्रिंस भी इस बात को कंफर्म करते हैं। इसके बाद जैसे गुंजन की लाइफ नॉर्मल हो जाती है। कुछ दिन लगता है उसको इस सदमे से, झटके से बाहर आने में कि कैसे उसके बाप ने लिटरली इतने सारे परिवार बर्बाद कर दिए, पर इवेंचुअली वो इससे आउटग्रो कर जाती है, वो अपने काम पे फोकस करती है, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है एंड वो एक बहुत खूबसूरत बिल्डिंग बन चुका है। वो बिल्डिंग आज भी अभी भी वहां पे है, पर ऑब्वियसली मैं आपको उसका डिटेल्स नहीं दे सकता, आई एम सॉरी ऑब्वियसली फॉर प्रिवेसी रीजंस, बट वो बिल्डिंग स्टिल देयर और मैंने उसकी फोटो देखी है। अभी का लाइफ अपडेट ये है कि गुंजन एकदम फिट एंड फाइन है, शी इज डूइंग वेल, शी इज नॉट मैरिड येट, बट मे बी उसको कोई मिल जाए तो शादी भी कर लेगी। फिलहाल अपनी माँ बहन का ख्याल रखती है, उनकी मम्मी की तबीयत एकदम ठीक है। उनकी बहन ने इंजीनियरिंग करी, इंजीनियरिंग करके अब वो सेम ऑफिस में इंटर्नशिप कर रही है जिसमें भी गुंजन अभी एज एन आर्किटेक्ट काम कर रही है। गुंजन इज डूइंग वेरी गुड प्रोजेक्ट्स एंड आई विश गुंजन ऑल द लक। ऑब्वियसली आर्किटेक्ट वाली वाइब है भाई, एंड गजब की कहानी थी, अमेजिंग कहानी थी। सो दोस्तों मैं एंड में डिस्क्लोजर दे रहा हूँ कि इस कहानी में गुंजन का नाम गुंजन नहीं है, सारे कैरेक्टर्स का नाम चेंज कर चुके हैं। हाँ, गुंजन अभी गुड़गांव में रहती है, शी इज एन आर्किटेक्ट, इतना सब सही है। शिलोंग, उनका घर, ये सारी एब्सोल्यूट ट्रू स्टोरीज है, बट नाम मैंने चेंज कर दिए हैं। एंड ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी, एंड में बहुत अच्छी एंडिंग है एंड यू नो पॉजिटिव एंड पे जो भी कहानियां होती हैं एंड मुझे बहुत खुशी मिलती है, सुकून सा मिलता है। कहानी सुना के मैं सोने जाऊंगा ना तो मुझे अच्छा लगेगा। आई होप आपको भी ये कहानी पसंद आई हो एंड आई होप आपने वीडियो यहाँ तक देखा हो, तो लाइक जरूर कर देना, कॉमेंट करके बताना आपको अगली कहानी कौन सी चाहिए। मेरे पास भी 10-15 कहानियां हैं, अमेजिंग स्टोरीज हैं, मैं बस उनको फैक्ट चेक कर रहा हूँ, वेरीफाई कर रहा हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ। जिन जिन की कहानी है मजा आने वाला है, आने वाले टाइम की कहानियों में बहुत मजा आने वाला है। थोड़ा सा गला बैठा हुआ है तो थोड़ा सा इस कहानी के लिए सॉरी। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दियो। सब मिलते हैं एक नए वीडियो में, एंड तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और अलर्ट रहना। ओके बाय।